स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड में क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, गाउस का नियम। और गाउस का नियम कहां कहां एप्लीकेबल है, तो ये हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर चल रहा है। अभी जो है हम इस चैप्टर में जो हमने लास्ट जो वीडियो देखा था, वो हमने एक वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। वलय की अक्ष के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। उससे पहले हमने सतत आवेश वितरण, और उससे भी पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो था वह था विद्युत फ्लक्स के बारे में। आज बच्चों जो हमारा एक्चुअल में जो पार्ट का नाम है गॉस का नियम, उस गॉस के नियम के बारे में ही हम देखेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो गॉस का नियम है उसको समझने से पहले जो मैंने विद्युत फ्लक्स समझाया था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने जो फर्स्ट इस चैप्टर का जो फर्स्ट जो हमारा वीडियो था विद्युत फ्लक्स के बारे में, अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो जाके आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, हालांकि मैं एक क्विक रिवीजन जो है, छोटा सा एक समरी आपको दे दूंगा उसके बारे में, बट फिर भी आपको उसको वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है, देख लिया है लेकिन दिन काफी हो गए हैं, हम इस ये लेक्चर भी थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे और भी क्लासेस का मैनेज करना होता है, तो लेक्चर थोड़ा लेट हो जाता है। तो काफी टाइम पहले देखा था तो भी एक बार दोबारा देख लीजिए उस लेक्चर को, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा गॉस का नियम। तो देखिए बच्चों, गॉस का नियम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने विद्युत फ्लक्स में क्या सीखा था। विद्युत फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं। तो आपको ध्यान है, विद्युत फ्लक्स जो है हमने देखा था उस समय, मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत फ्लक्स जो है जिसे हम फाई के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका मान मैंने आपको बताया था, ये होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का, और ये दोनों ही कौन से हैं? सदिश। ठीक है, सदिश विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, इसे और मैंने क्या लिखा था? ई एस कॉस थीटा, जहां थीटा जो है ई व एस के मध्य का कोण था, और इसमें ये कोण किस प्रकार से फ्लक्स पे निर्भर करता है, ई किस प्रकार से करता है, एस किस प्रकार से करता है, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी थी। समझ में आ रही है बात? ये सभी बातें मैंने आपको बता दी थी उसमें। थोड़ा मैं इसको चित्र की मदद से समझा देता हूं। तो देखो, चित्र में हमने क्या देखा था कि मान लीजिए कोई तल है, इस तरह से कोई तल था, उस तल पर जो हमने क्षेत्रफल सदिश लिया था, वो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो हमेशा तल पर क्या होता है? लंबवत। तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश था। छोटा सा हमने लिया था क्षेत्रफल सदिश डी ए। विद्युत क्षेत्र था मान लो ई वेक्टर, इन दोनों के मध्य था कोण थीटा। छोटे से क्षेत्र के लिए हमने जो है छोटे से क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल था डी ए। ठीक है, अब हमने इसमें क्या निकाला था? सबसे पहले हमने निकाला था इसकी वजह से छोटा सा फ्लक्स डी फाई। डी फाई हमने कितना निकाला था? ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो कॉस थीटा ही निकल के आता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये तो छोटे से क्षेत्र की बात हो गई। अगर पूरे क्षेत्र का निकालना है तो मैंने आपको बताया था फिर इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, पूरे क्षेत्र का निकालना है तो क्षेत्र के लिए समाकलन कर देंगे। ठीक है बच्चों, समाकलन करने के बाद जो फ्लक्स है उसका पूरे का समाकलन कर देंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा फाई, ई की जगह है, और डीए का पूरे का समाकलन कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा ए। अच्छा, बुक में आपके एस दिया हुआ है, मैं यहां एस ले लेता हूं। क्षेत्रफल को एस के द्वारा दर्शाया तो अपन एस के द्वारा ही दर्शा देते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्षेत्रफल का समाकलन हुआ था तो ये आ गया था। तो फाई का फॉर्मूला या फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया था? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये हम फ्लक्स वाले में देख चुके हैं, और आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे देखते हैं।
अब हम देखेंगे गॉस का नियम क्या कहता है। तो गॉस का नियम हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको इरेज कर रहा हूं, ये पुराने लेक्चर का ये है हमारा पूरा पार्ट। चलिए गॉस का नियम देखते हैं हम बच्चों। अब हम देखेंगे गॉस का नियम, हेडिंग में डाल चुका हूं। गॉस का नियम जो है देखो बच्चों बेसिकली क्या है, ये एक सिर्फ नियम है, ठीक है। इसे आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि डिराइव करके कोई डेरिवेशन करके हमने प्रूव कर दिया हो। ये एक सिद्धांत है जो गॉस ने हमें बता दिया है ऑलरेडी, हम सिर्फ उस सिद्धांत को समझेंगे। थ्योरेटिकल है ये पूरा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ डेरिवेशंस वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगी, पूरा थ्योरी बेस्ड है ये। तो इसको आपको वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, बट अगर कोई भी पॉइंट स्लिप हो गया या किसी भी पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया तो इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग फिर कुछ नहीं होता है गॉस के नियम से ज्यादा। वरना वैसे अगर आप पूरा इसको थ्योरीली देख रहे हो, पूरी चीज समझ रहे हो तो बहुत आसान चीज है, आप देखेंगे अभी, ठीक है। तो गॉस का नियम है। गॉस का नियम सबसे पहले कहता क्या है वो मैं देख लेता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे गॉस के नियम का सिद्धांत लिख देता हूं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो है गॉस का नियम है। ये मैंने बुक्स में जो आपको परिभाषा दी हुई है या बुक में जो नियम समझा रखा है वही नियम मैंने यहां लिखा है। देखिए नियम देख लेते हैं, नियम क्या कह रहा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक या वास्तविक, ये वास्तविक शब्द मैंने अपने मन से ऐड किया है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। इसको समझते हैं क्या कह रहा है। देखो पहली बात तो गॉस के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल गॉस के नियम में भी हम कहीं ना कहीं कुल विद्युत फ्लक्स ही ज्ञात कर रहे हैं, कुल विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है वो। अब आप कहोगे सर कुल विद्युत फ्लक्स तो अभी आपने मतलब पिछले लेक्चर में आपने हमको निकालना सिखाया था कि भाई पहले तो छोटा सा ज्ञात कर लो कुल विद्युत जो विद्युत फ्लक्स है और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो तो कुल आ जाता है। भाई पहले छोटा सा निकाल लो फिर उसका समाकलन कर दो तो पूरे का आ जाता है। तो अब ये दोबारा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो हम छोटा सा निकालते थे पहले फिर पूरा उसका इंटीग्रेशन करते थे तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था। इस जटिलता को समाप्त करने के लिए ही गॉस ने ये नियम दिया है। जो हम पहले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे, जो हम पहले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, मान लो 3D समझते हो आप, लंबाई है चौड़ाई है और मोटाई भी है। ध्यान रखना ये मोटा भी है। अब बोर्ड पे मोटाई तो दिखा नहीं सकता, इस बोर्ड को ही मान लो ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, ठीक है। तो ये मोटाई है। अब इसमें अगर मान लो इस पे मुझे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है इस बोर्ड पे, तो मैं क्या करता था पहले बोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, इसमें से लंबाई चौड़ाई हिस्सा तीनों का निकाल के, मोटाई निकाल के तीनों का, तो एक मान लो छोटा सा हिस्सा ऐसे आएगा। फिर मैं क्या करता था इस पे विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेता था। कैसे करता था, E डॉट ds से, E डॉट ds, ठीक है। उसके बाद क्या करता था, फिर ऐसे छोटे छोटे जितने भी टुकड़े हैं उनका सबका निकालने के लिए समाकलन कर देता था d फाई का, तो पूरे का आ जाता था। पर ये थोड़ा जटिल प्रोसेस हो जाता था। तो इस जटिलता को ही कम करने के लिए गॉस ने ये नया नियम दिया कि भाई विद्युत फ्लक्स आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। बट ध्यान रखना ये सिर्फ उसने बंद पृष्ठ के लिए दिया है। बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ का मतलब क्या है, यहाँ पे त्रिविमीय या 3D ऑब्जेक्ट, त्रिविमीय या 3D, ये ध्यान रखना बंद पृष्ठ पे लागू करवा रहा है वो उसे, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये सिर्फ किस पे लागू करवा रहा है, इसे बंद पृष्ठ पे लागू करवा रहा है, द्विविमीय पे या एक विमीय की बात ये नहीं कर रहा है। किसी तल की, किसी समतल की, वृत्त है, वर्ग है, आयत है, इनकी बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है त्रिविमीय वस्तु, बेलन, गोला और घन, घनाभ, इन सब की वो बात कर रहा है, शंकु, ठीक है। तो उस पे ये गॉस का नियम लगेगा, ठीक है। और गॉस के नियम से निकालते क्या है वास्तव में, हम उस बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं। देखो अब नियम पे आ जाते हैं हमारे। नियम क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक या वास्तविक बंद पृष्ठ। अब देखो मान लो कोई पृष्ठ बंद नहीं है तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी, या तो वास्तव में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है। जैसे ये घनाभ मैंने यहां रख दिया किसी विद्युत क्षेत्र में, यहां मान लो विद्युत क्षेत्र है और इसमें मैंने ये घनाभ रख दिया। अब घनाभ तो बंद पृष्ठ है, तो वास्तव में ही वो बंद पृष्ठ है। मान लो घनाभ नहीं था, इस तरह से एक इसको वर्ग बनाना चाह रहा हूं मैं। मान लो एक ऐसे वर्ग था कोई, वर्ग कैसे दिखाएं इसको,
ऐसे कोई वर्ग था। अब आप कहोगे सर ये वर्ग थोड़ी है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कैसे वर्ग बनेगा ये। मान लो कोई इस तरह से सतह थी, इस पे मुझे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो अब दो तरीके हैं, या तो वही जो मैंने फर्स्ट वाले में बताया था, छोटा छोटा सबका निकालो और इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो। लेकिन मैं चाहता हूं मैं तो इस पे भी गाउस का नियम ही लगाऊं, मैं तो गाउस के नियम से ही ज्ञात करूंगा। भले ये बंद पृष्ठ नहीं है, ये एक द्विविमीय आकृति है या ये खुली आकृति है, ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है, पर मैं तो चाहता हूं मैं अभी भी इस पे गाउस के नियम से ही निकालूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी कल्पना कर लूंगा कि ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है। कैसे करूंगा कल्पना, इस तरीके से इसको एक बंद पृष्ठ में तब्दील कर दूंगा मैं। ठीक है, या इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि मैं इसको एक घनाभ बना दूंगा। ये घनाभ बना दिया, घन बना दिया, सॉरी मैंने। तो पहले मुझे ये नीचे का तल ही दिया हुआ था, बस ये वाला। पहले मुझे सिर्फ ये तल दिया हुआ था, पहले मुझे सिर्फ ये तल दिया हुआ था। फिर मैंने क्या किया, इसको घनाभ कल्पना की कि ये एक बंद आकृति है। कैसे की, पहले ये लाइन खींची, फिर एक ये लाइन खींची, फिर एक ये लाइन खींची, फिर एक ये लाइन खींची। ठीक है, और इनको आपस में मिला दिया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ जाइए। तो अगर द्विविमीय पृष्ठ था तो उसको कल्पना करके मैंने त्रिविमीय में बदल दिया, बंद आकृति में बदल दिया। समझ में आ रही है बात। और त्रिविमीय है वास्तव में, तो ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा कह रही है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक या वास्तविक बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। तो इस बंद पृष्ठ में जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसे ज्ञात करोगे, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। मान लो इस पूरे बंद पृष्ठ में बहुत से आवेश है, छोटे छोटे डीक्यू डीक्यू से बहुत सारे छोटे छोटे आवेश हैं, पर इसका कुल आवेश जो टोटल आवेश है इसका टोटल पूरा मिला के वो मान लो क्यू है। कुल आवेश जो है वो मान लो क्यू है। समझ में आ गई बात। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डीक्यू डीक्यू आवेश हैं, बट कुल आवेश कितना है, क्यू। मान लो छोटे छोटे डीक्यू आवेश हैं, तो सभी छोटे छोटे डीक्यू आवेशों का अगर मैं समाकलन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो क्यू आ जाएगा। अब देखो बंद पृष्ठ के लिए जब आप समाकलन करते हो, तो हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, आपकी बुक ने इस तरह से एस का चिन्ह लगा रखा है वहां पे, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए। बट अगर कहीं आपको मान लो परीक्षा में या किसी कंपटीशन में इस तरह से कोई आकृति दिख जाए, समाकलन के चिन्ह पे ये गोला लगाई हुई, तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, बंद पृष्ठ की। ये इसको गोला लगाने का मतलब ही यही है कि हम बंद पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं या बंद पृष्ठ से संबंधित समाकलन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। समाकलन के चिन्ह पे ये गोला लगा देता है। तो ठीक है, तो जितने भी छोटे छोटे डी क्यू है बंद पृष्ठ के, उनका समाकलन कर दूंगा तो क्यू प्राप्त होगा। तो मान लो कुल आवेश क्यू है, ठीक है। तो इस पे जो कुल फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई, वो किसके बराबर होगा, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जो कि Q है एवं 1/ε0 के गुणनफल के। तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, उस बंद पृष्ठ परिबद्ध उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश मतलब Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसे मैं ये लिख सकता हूं Q/ε0, इसे लिख सकता हूं मैं ये Q/ε0। आ गई क्या बात समझ में आप सबके, ठीक है। इसे मैं लिख दूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो फाई बराबर Q/ε0 आ जाएगा यहां पे। समझ में आ गई बात। और यही क्या कहता है हमारे को, यही क्या दे रहा है, गाउस का नियम। तो देखो कितना आसान कर दिया उसने, हमारे लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। हाँ भाई इसका कुल फ्लक्स ज्ञात करना है, बोले Q/ε0, बात खत्म। कोई समाकलन नहीं, कुछ नहीं, कोई छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना है, कोई फिर उसका समाकलन नहीं करना है। पहले हम क्या करते थे, इसको छोटे छोटे बिंदु आवेश मानते थे, फिर एक बिंदु आवेश होता था, फिर उस पे जो हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस पूरे का ज्ञात करना है। बोले Q/ε0, बोले Q क्या है, बोले Q जो है उस बंद पृष्ठ पर कुल आवेश है, और ε0 लगा हुआ है आप जानते हो, Q/ε0। तो ε0 क्या होती है आपको पता है, मैंने पहले अभी आपको बता रखा है, परमिटिविटी होती है। कहां, कौन से माध्यम में, तो आपको ध्यान रखना है, नॉड लगा दिया इसने, इसका मतलब माध्यम की किसकी बात कर रहे हैं हम, या तो वायु की या
निर्वात की। समझ में आ रही बात? तो वायु या निर्वात में एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, मान भी बताया था इसका मैंने, नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाके चेक करना पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, थोड़ा होमवर्क किया करो, थोड़ा रिवीजन किया करो, आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, पीछे का भूलते जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। साथ में रिवीजन भी होना आवश्यक है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ नियम। तो ये तो भैया हमारा गाउस का नियम हो गया। गाउस के नियम ने सिंपल सी बात क्या बोली कि जो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक वास्तविक बंद पृष्ठ से की संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। मैंने कुल आवेश क्यों मान लिया? थोड़ा बुक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बुक की बात करूं तो उसने थोड़ा उसको भी समाकलन के रूप में दिखाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस तरीके से भी देख लेते हैं एक बार। बाकी बेसिक जो इसकी फील थी वो यही थी कि ये Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहां Q ध्यान रखना Q जो है वहां पे कुल आवेश है। ठीक है, अब अगर बुक की बात करूं, बुक ने इसको कैसे समझाया है? तो बुक ने बोला है कि भैया फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो होता है वो होता है, वो मैं आपको पहले बता चुका था फ्लक्स के बारे में अभी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया। E.ds का समाकलन, छोटे छोटे हिस्सों का हमने फ्लक्स निकाल के उसका समाकलन नहीं आता तो कुल फ्लक्स आ गया था। छोटे से फ्लक्स का समाकलन करते हैं या इसका समाकलन कर दो, ये छोटे से फ्लक्स को दर्शा रहा है पूरे पृष्ठ पे, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाता है। ठीक है, इसी को इसने क्या बोल दिया? बोले गाउस के नियम के अनुसार कुल आवेश। अब कुल आवेश को इसने सिग्मा क्यू के द्वारा दर्शा दिया। सिग्मा मतलब योग किसका? आवेश का। मैंने वहां पे कुल आवेश को ही क्यू माना था, इसने आवेशों के योग को सिग्मा क्यू द्वारा दर्शा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बटे एप्सिलॉन नॉट। आप बस लिख दो, अगर क्यू लिख रहे हो तो लिख दो कि यहाँ क्यू जो है बंद पृष्ठ का कुल आवेश है, और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो उसके आगे सिग्मा लगा दो, तो समझ में आ जाएगा कि भैया सिग्मा क्यू का मतलब है कुल आवेश। समझ में आ गई बात? और बटे में एप्सिलॉन नॉट क्यों आया? क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है ये। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे गाउस के नियम की। अब मैंने क्या है, वो पिछले वाले में आपको टाइम नहीं दिया जो मैंने पहले लिखा था, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके जो मैंने पहले लिखवाया है उसको नोट करके फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, अथवा में लिख लेना इसको, अथवा ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसके कुछ नियम देखेंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। करीबन मैं देख लेता हूं कितने बिंदु दिए हुए हैं, करीबन 8 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, हम 8 बिंदु के रूप में नहीं, हम इनको आपस में हम इस सीरीज में नहीं पढ़ेंगे कि इसमें जो पहला बिंदु है वो हमारा पहला बिंदु रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हम इसको अपने तरीके से ज्यादा बेहतर इसको बनाते हुए, ज्यादा आसान बनाते हुए इसको समझेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि इस गाउस के नियम से संबंधित कुछ जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं कुछ 7-8 बिंदु, बट आपको ध्यान रहे मैं जो यहां बिंदु लिखवा रहा हूं वो उस सीक्वेंस में नहीं होंगे। जरूरी नहीं है उसका पहला बिंदु मेरा भी पहला बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और मैं चला के इसे जंबल कर रहा हूं आगे पीछे, ताकि आप लोग पढ़ो, किताब में भी पढ़ो और मेरा वाला देखो फिर, और देखो कि हाँ कौन सा बिंदु सर ने तो कहां बताया है और हमारी बुक में कहां है। ठीक है, ये मैं इंटेंशनली इसको आगे पीछे लिख रहा हूं। समझ में आ रही बात? ताकि आप लोग पढ़ो। देखो, बुक को पढ़ना, नोट्स को पढ़ना, खुद के बनाए हुए नोट्स को पढ़ना, वीडियो देखना, सब कुछ जरूरी नहीं है। किसी भी एक चीज, सब कुछ जरूरी है, सॉरी सब कुछ जरूरी है। किसी एक चीज से काम नहीं चलेगा कि हमने सिर्फ सर का वीडियो देख लिया हमारा काम हो गया, बिल्कुल भूल जाना। सिर्फ बुक पढ़ ली तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि समझना भी जरूरी है। सिर्फ हमारे पढ़ाए हुए नोट्स या हमारे बनाए हुए नोट्स से हमारा काम हो जाएगा? तो सब कुछ जरूरी है, सबको साथ लेते हुए चलो। ठीक है, चैप्टर देखो, पहले मैं जो बता रहा हूं वो देखो, फिर उसको बुक में देखो कि एक्चुअल में बुक में क्या लिखा हुआ है। सब चीजें देखना आवश्यक है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बात बहुत ज्यादा करते हैं, बीच बीच में पढ़ाते कम है और ज्ञान ज्यादा देते हैं, तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए, ज्ञान मान लीजिए, लेकिन मुझे जो आवश्यक लगता है वो मैं बताना जरूरी समझता हूं बीच बीच में। आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सुनिए, वरना वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वास्तव में एक जो जरूरी चीज है हमारे पढ़ने के लिए, एक सही तरीका जो है पढ़ने का, वो मैं आपको बताता हूं
फिर बच्चे कहते हैं हमने पढ़ाई भी की थी बट नंबर नहीं आए। तो भैया सिर्फ पढ़ना नहीं, सही तरीके से पढ़ना भी आवश्यक है। आ रही है बात समझ में? चलिए, आज डस्टर नहीं मिल रहा है मेरा, पता ही नहीं कहां चला गया है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट, अब गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला बिंदु जो आपको अभी मैंने समझाया होगा, उससे आपको भी क्लियर हो गया होगा कि जो पृष्ठ होता है, एक तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ जो होना चाहिए वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है आपकी बुक में, उसको समझा रहा हूं मैं सबसे पहले, ठीक है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अच्छी लैंग्वेज आपकी बुक में है, उसको पढ़ना ढंग से। मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है? तो उसको आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि भैया पृष्ठ जो है वह क्या होना चाहिए, पृष्ठ जो है बंद होना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया, बंद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कल्पना कर लो, बना लो उसको बंद पृष्ठ। हर चीज को बंद पृष्ठ बनाया जा सकता है। एक अर्धगोला है, अभी क्वेश्चंस आएंगे आपके ऐसे, एक अर्धगोला है, ये तो एक न्यूमेरिकल भी आपकी बुक में, ये अर्धगोला है, ये खुला हुआ है। आप कहोगे सर गोला तो आपने कहा था बंद है, कहां है बंद? ऊपर से तो खुला हुआ है, इसको बंद करना है तो इसको पूरा कर दो, अब बंद हो गया ये। समझ में आई बात? ठीक है, तो कोई अर्धगोला है उसको बंद कर सकते हो आप। मान लो एक बेलन है, उसको आधा काट दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा आधा काट दिया? उसकी जो ऊंचाई है वो आपको h/2 देगा। अगर पूरा होता तो h देता, अगर उसने ऊंचाई h/2 दे दी तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भैया ये बेलन आधा है, क्योंकि पूरी बेलन की ऊंचाई तो h होती है। तो इसको पूरा बनाओ, इसको पूरा बंद करो, ऊपर एक h ऊंचाई का बेलन और जोड़ दो। अब ये पूरा हो चुका है, अब ये बंद हो चुका है, वरना ऊपर से खुला हुआ था, ये आधा कटा हुआ था मतलब ऊपर से खुला हुआ था। हाँ, इस छोटे हिस्से की ऊंचाई h मानता मैं तो मैं कह देता ये बंद पृष्ठ था, लेकिन अगर h/2 मानी है तो फिर इसके ऊपर h/2 वाली ऊंचाई और लेके आनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कोई अगर पृष्ठ बंद नहीं है तो उसे बंद कर दो, ठीक है? घन का उदाहरण मैंने अभी लिया ही था। इस तरीके से अगर कोई पृष्ठ है, मान लो ये एक द्विविमीय पृष्ठ है, इसको बनाना है तो अभी मैंने बताया था आपको कैसे करना है, वही लाइनें खींचनी है, ठीक है, और मिलाना है इनको बस लाइनों। समझ में आ गई बात? ये अभी मैंने बता दिया था आपको। तो पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद। और इसी पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, जिसके लिए हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। जिस पृष्ठ पर गाउस के नियम द्वारा हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, गाउस के नियम द्वारा, ये नहीं पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था या विद्युत फ्लक्स में जो पढ़ा था उसके द्वारा निकाल रहे हो आप, छोटा सा निकाल के फिर समाकलन करके, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिर्फ गाउस के नियम को लगा के अगर आप विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हो किसी बंद पृष्ठ पे या काल्पनिक बंद पृष्ठ पे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? कहीं गाउसियन पृष्ठ लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, बोले ये क्या भला आ गई, ये गाउसियन पृष्ठ कहां से आ गया, ये तो हमने देखा ही नहीं था। तो गाउसियन पृष्ठ का मतलब क्या है, जिस पृष्ठ पे आप गाउस का नियम लगा रहे हो वो गाउसियन पृष्ठ है। समझ में आ गई बात? अगर मान लो सेकंड है, अच्छा कुल आवेश को किससे दर्शाओगे, चलो सेकंड में लिख देता हूं, पृष्ठ पर, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है? क्योंकि जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं। पृष्ठ पर कुल आवेश आपकी बुक में तो सिग्मा क्यू द्वारा दर्शाया गया है, और सिर्फ क्यू द्वारा भी, सिग्मा क्यू अथवा क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो आपकी बुक का थर्ड पॉइंट है उससे संबंधित मैंने समझाया, ये जो है आपकी बुक का फर्स्ट पॉइंट है। समझ में आ गई बात? अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन सा पॉइंट है, अब थोड़ा होमवर्क आप करो, खुद देखो क्या तो यहां बताया है और बुक में ये चीज कहां है। जब ये चीज ढूंढोगे तो रिवीजन तो अपने आप हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर मान लो थर्ड पॉइंट है, अगर मान लो कोई पृष्ठ है यदि किसी पृष्ठ द्वारा, और पृष्ठ लिख रहा हूं
तो अपने आप समझ जाना, गाउस के नियम लिख रहा हूं भाई, तो अपने आप समझ जाना कि भैया ये बंद पृष्ठ की बात हो रही है, या तो काल्पनिक हो सकता है या वास्तविक। तो यदि किसी पृष्ठ द्वारा आबद्ध मतलब घिरा हुआ या उसके अंदर जो समाहित है, यदि किसी पृष्ठ द्वारा आबद्ध या परिबद्ध लिख देता हूं मैं, बुक में परिबद्ध लिखा हुआ है आपके, कुल आवेश शून्य है। अब आवेश शून्य होने का क्या मतलब है भाई? कुल आवेश शून्य का मतलब क्या है? सिग्मा क्यू का मान 0 है या क्यू का मान 0 का क्या मतलब है कि वहां धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेशों की संख्या समान है, वो कैंसिल हो गए। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका बीजगणितीय योग करते हैं, प्लस वाला माइनस को काट सकता है। तो अगर किसी में प्लस और माइनस के आवेश कट गए तो उसमें कुल आवेश क्या बचा? शून्य। तो अगर किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश शून्य है तो उसमें जो फ्लक्स होगा, उसका जो फ्लक्स होगा वो भी शून्य हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। समझ में आ गई क्या बात? बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया गाउस के नियम ने कि भैया फ्लक्स है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब Q तो 0 हो गया, तो ये 0 तो ये पूरा 0, ये 0 तो फ्लक्स भी 0। समझ में आ गई बात? तो अगर किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश शून्य है तो पृष्ठ में से संबंधित जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वह भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो कोई पृष्ठ है, अभी एक मैंने पृष्ठ बना दिया उबड़ खाबड़ सा, एक रिजिड सरफेस है और ये दर्शा रहा है इसकी मोटाई को। समझ में आ गई बात? ये जो मैंने हिस्सा दिखाया है मोटाई को दर्शा रहा है इस तरीके से, ठीक है। मोटा है मतलब इसमें मोटाई भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, क्योंकि हमें बंद पृष्ठ लेना है, त्रिविमीय पृष्ठ लेना है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पृष्ठ है, उसके बाहर कोई आवेश स्थित है प्लस क्यू या माइनस क्यू, अब 2-3 आवेश स्थित है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो अब ये समझने वाली बात ये है कि सर ये जो बाहर वाले जो आवेश हैं इनकी वजह से भी फ्लक्स इसमें आएगा क्या? या जो हम कुल जो फ्लक्स निकाल रहे हैं गाउस के नियम से, उसमें इनका भी कुछ योगदान होगा क्या उस फ्लक्स के अंदर? तो मैं आपको बता दूं कि बाहर, पृष्ठ के बाहर जो आवेश स्थित होंगे उनका इसकी वजह से जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनका इसके विद्युत फ्लक्स से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इसके खुद के जो अंदर के जो आवेश हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी आवेश हैं, ठीक है, सिर्फ उनका ही फर्क पड़ेगा, बाहर वालों का विद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर स्थित जो आवेश हैं उनका इस पे कोई फर्क या कोई भी उस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। फोर्थ पॉइंट है कि बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में या पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स में, पृष्ठ से निर्गत या निकलने वाले फ्लक्स में बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों के बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से। तो बच्चों ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो फोर्थ पॉइंट हमारा चल रहा था वहां मैंने चेक किया, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े टाइम पे ऑडियो चेक करता रहता हूँ अब, और मैं देखा कि ऑडियो में फोर्थ पॉइंट से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑडियो खराब हो रही थी, तो पूरा वीडियो खराब ना हो इसलिए मैं बीच बीच में चेक कर लेता हूँ।
तो फोर्थ पॉइंट में दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था कि जो कोई अगर कोई पृष्ठ है, ठीक है, तो उसके बाहर अगर कोई आवेश स्थित है, बाहर अगर कोई आवेश स्थित है तो उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का, बाहर स्थित आवेशों का, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है यहां पे, कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर कोई पृष्ठ है और उसके बाहर कोई आवेश है, उसके बाहर कोई आवेश है, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स में इसका कोई योगदान नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स पर। फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ अंदर वाले आवेशों का। फर्क किसका पड़ेगा, सिर्फ अंदर वाले आवेशों का पड़ेगा। बाहर वाले आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे निर्गत होने वाले फ्लक्स पर। यहां तक बात आ गई समझ में आप? तो यही चीज मैंने यहां लिखी है, ठीक है। बाहर अगर कोई आवेश मौजूद है तो उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा बच्चों, एक थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको लिखवाया था, और थर्ड पॉइंट में मैंने ये कहा था कि अगर कोई पृष्ठ है और उसमें कुल आवेश अगर जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होता है। ये बात मैंने अभी आपको कही थी। तो इसी पॉइंट पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, जो थर्ड पॉइंट था उसी पे आधारित, उस पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन वो ये पूछ लेता है कि किसी द्विध्रुव का कोई निकाय है, मान लो कोई निकाय है द्विध्रुव वाला, उस द्विध्रुव की वजह से जो फ्लक्स निर्गत होगा वह कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जब मैंने द्विध्रुव समझाया था, द्विध्रुव में मैंने आपको क्या बताया था, द्विध्रुव क्या होता है, दो समान मतलब परिमाण में तो समान, और जो उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत, एक प्लस का एक माइनस क्यू, बट आवेश समान है। ये 2 कूलाम का होगा तो ये भी 2 कूलाम का। ऐसे 2 आवेश लेते हैं हम और उन्हें किसके द्वारा, 2a दूरी के द्वारा जो है उनको हम सेपरेट करते थे। ये हमारा क्या होता था, विद्युत द्विध्रुव। अब ये पूछ रहा है इस द्विध्रुव की वजह से फ्लक्स कितना होगा। तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि Q जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि आवेश समान है और विपरीत प्रकृति होती है द्विध्रुव में। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, 0, और अगर Q 0 तो फ्लक्स भी 0। तो द्विध्रुव में फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट भी आपको आपकी बुक में मिलेगा, बट ये पॉइंट आपको आपकी बुक में 7th पॉइंट में मिलेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है इस चीज से संबंधित, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए 5th पॉइंट देखते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। फ्लक्स से जो विद्युत फ्लक्स है उस पर बाहर वाले आवेशों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं, मान लो कोई पृष्ठ है, उसके बाहर आवेश है, उसके अंदर भी आवेश है, Q1, Q2, Q3, और एक बाहर आवेश है Q4। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा उसमें अंदर वालों का भी योगदान होगा और बाहर वालों का भी योगदान होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, समरी में अगर बात की जाए कि बाहर वाले आवेशों का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता, परंतु विद्युत क्षेत्र में होता है। अब आप कहोगे कि सर गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र कहां से हो गया, गाउस का नियम Q/ε0, यहाँ विद्युत क्षेत्र तो है ही नहीं कहीं, बट कहीं ना कहीं मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं, ये लिख दूंगा तो कोई गुना थोड़ी हो जाएगा कि फ्लक्स बराबर E.ds, और इसमें ये जो E आ रहा है, इस E की बात कर रहा हूं मैं। ये जो E है यह किस पे निर्भर करता है, बाहर वाले आवेश पर भी और अंदर वाले भी पर भी। ठीक है, दोनों का योगदान होता है। तो इस पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। पहले तो मैं लिख देता हूं कौन से E की बात कर रहा हूं मैं, ds में विद्युत क्षेत्र
ब्रैकेट में लिख रहा हूं ई वेक्टर, इस वाली विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इस फॉर्मूले वाले विद्युत क्षेत्र की। तो जो ई वेक्टर है वह भीतर व बाहर, भीतर व बाहर, भीतर व बाहर दोनों और उपस्थित, दोनों और उपस्थित आवेशों के कारण आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु है, कोई बंद पृष्ठ है 3D और उसके अंदर भी आवेश मौजूद है और बाहर भी आवेश मौजूद है, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो तो केवल अंदर वालों की वजह से होगा, परंतु जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे वह दोनों की वजह से होगा, अंदर वाले की वजह से भी और बाहर वाले की वजह से भी। और ये विद्युत क्षेत्र जो है ये इन सब आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उन विद्युत क्षेत्रों का परिणामी विद्युत क्षेत्र ये वाला होगा। तो यही मैंने यहां लिखा है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर भीतर व बाहर दोनों और उपस्थित आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इनके कारण और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो इसके कारण हुआ E4 वेक्टर, इसके इन सब के कारण हुआ E1, E2 और E3 वेक्टर, अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ सबके कारण। ठीक है, तो जो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा या जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा, मैं यहां लिख देता हूं कुल विद्युत क्षेत्र। तो कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा यहाँ पे वो इन सब का परिणामी होगा, इन सबको जो सदिश योग करेंगे हम, वो जो निकल के आएगा। हमने जो है विद्युत क्षेत्रों में भी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, तो कुछ ना कुछ हमने ऐसा ही देखा था कि वहां पे जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वह सभी विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो इन सबका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है। तो पॉइंट में, एक सिंगल पॉइंट में कहने की बात यह है कि फ्लक्स का बाहर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु विद्युत क्षेत्र का बाहर वाले विद्युत जो आवेश होते हैं उन पे उसका प्रभाव पड़ता है, उनके कारण भी वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका एक लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपकी बुक में वो जो है मैं बता देता हूं, चौथे नंबर पे दिया हुआ है, 4th नंबर पे। ठीक है, तो 4th नंबर वाला पॉइंट क्या कहता है वो देख लेते हैं अब हम। 4th नंबर वाला पॉइंट ये कहता है कि भाई आप जो बंद पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है, जिस जो गाउसियन पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, जिसपे हम गाउस का नियम निकाल लगा के और कुल जो है विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, तो वो जो बंद पृष्ठ है वो किस आकार का है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसकी आकृति क्या है, इन सब चीजों पे जो गाउस का नियम है वो निर्भर नहीं करता है। गाउस का नियम सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे निर्भर करता है कि जो पृष्ठ है उसका कुल आवेश कितना है, बस इस चीज पे निर्भर करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो गाउस का नियम है या गाउस नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। कुल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, यह केवल परिबद्ध आवेश, अच्छा ये तो सिर्फ किस पे निर्भर करता है, कुल आवेश पर। जैसे फॉर्मूले से ही पता लग रहा है हमें, यहाँ जो फ्लक्स है वो सिर्फ किस पे निर्भर करेगा, क्यू पर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स है,
तो जो पृष्ठ है, जो भी पृष्ठ जिस पे भी हम निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स, सिर्फ उस पे कुल आवेश कितना है इसी चीज पे फ्लक्स निर्भर करेगा। तो गाउस का नियम भी इसी चीज पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब वो जो पृष्ठ है वो गोल है या बेलनाकार है या घन है या घनाभ है या शंकु है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। इस पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा वो कि उसका क्षेत्रफल कैसा है, आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, कम है, या कौन सी आकृति है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। सिर्फ किस पे निर्भर करेगा, क्यू पर। तो मैं आगे की लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, इसको नोट कर लेना, पॉज करके थोड़ा बैक लेके आगे लिख देता हूं मैं कि गाउस का नियम केवल, गाउस का नियम केवल, ये तो लिख दिया मैंने। आगे मैं लिख देता हूं कि जो फ्लक्स है, मतलब जो हमारा फाई है, उसका मान पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इन चीजों पे ये निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। कहने का मतलब ये है कि गाउस के नियम में सिर्फ मेन चीज क्या है, कुल आवेश कितना है पृष्ठ पर, बाकी उसकी आकृति और आकार या क्षेत्रफल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हमारा गाउस का नियम खत्म होता है। आप सारे पॉइंट देख लेना, अगर कोई पॉइंट छूट गया है, अगर एक दो पॉइंट छूटे होंगे तो वो ऐसे होंगे जो आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमें ये वाले नंबर का पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं दोबारा अगले वीडियो में जब मैं लूंगा तो पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब बच्चों एक वीडियो मैं और तैयार कर रहा हूँ, उसमें जो है हमारे उदाहरण जो हैं वो लगभग कवर हो गए हैं, कुछ 2-3 उदाहरण और हैं, और परसों तक वो वीडियो भी मैं जो है पहले पार्ट के जो उदाहरण है सारे, उसका वीडियो आपके लिए आ जाएगा। इसको आप पढ़ते रहिए। अब ये जो पार्ट है हमारा 3 लेक्चर्स का और रह गया है, 3 लेक्चर और लगेंगे इस पार्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके हम, पर 3 लेक्चर मुझे लगता है इसमें लगेंगे अभी। साथ ही साथ जो पहले पार्ट के जो उदाहरण है उनका लेक्चर अलग से सेपरेट तैयार हो रहा है, उसमें भी थोड़ा समय लगता है। एक तो ऑनलाइन में ज़्यादा समय लगता है बजाय क्लास में पढ़ाने के। ठीक है, अब तक अगर क्लास में होते तो काफ़ी कोर्स कवर हो चुका होता है, बट ऑनलाइन में काफ़ी समस्या आती है। पहले रिकॉर्ड करो, फिर उसको एडिट करो, अपलोड करो, बहुत टाइम लगता है एक छोटे से लेक्चर में। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना जो भी है अच्छा है, जितना हम पढ़ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन पॉइंट्स को और गाउस के नियम को किताब में देखना है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा कि हम कूलाम के नियम से किस प्रकार गाउस के नियम को सिद्ध कर सकते हैं गणितीय रूप में। सैद्धांतिक रूप में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गाउस का नियम एक नियम है जो उसने बता दिया, पर गणितीय रूप से हम कूलाम के नियम से किस प्रकार सिद्ध करेंगे वो मैं बताऊंगा। और आपको जो किताब में तरीका दिया हुआ है उससे बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, किताब में उसने एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट भी लिया है, सॉलिड एंगल का। खैर अगले टॉपिक की बातें अपन अगली क्लास में ही करेंगे, फिलहाल इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।